Welcome back, students, with the new class. As we have already studied our first chapter, equality in Indian democracy. अभी हम लोग ने एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में हम आज इनके जो क्वेश्चन आंसर जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में आप लोग को मैं आंसर भी प्रोवाइड करवाऊँगा कि आपको उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो पहले हमने चैप्टर की जो शुरुआत की थी उसके अंदर हमने एक स्टोरी जानी थी, कांता की स्टोरी थी, जो आप लोग को मैं ऑलरेडी दो बार बता चुका हूँ कि वो पहले लाइन में लगी रहती है, वोट देने के लिए लगी रहती है, तब उसको एहसास होता है कि राइट टू वोट है इंडिया के अंदर। लेकिन जब वो अपने घर जाती है, उसकी बेटी उसको बीमार मिलती है, उसको गर्म पानी पिला के जब वो शाम को झाड़ू पोछा करने जाती है प्रधान जी के घर में, तब उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद में वो वही दोबारा शाम को हॉस्पिटल की लाइन में लगती है, तो वो सोचती है कि ना ये पैसों की बात आती है तो वहाँ पे तो इक्वलिटी नहीं है। जबकि हम जब वोट की लाइन में लगे थे तो प्रधान जी भी हमारे साथ लगे थे, लेकिन अभी मेरी बेटी बीमार है तो यहाँ पे उनको लाइन नहीं लगानी पड़ती क्योंकि उनके पास में पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे लाइन लगानी पड़ती है। तो ये इस टाइप की उसके अंदर फीलिंग आती है। ठीक है, तो हमें इससे ही पता चला कि भाई ना इंडिया के अंदर राइट टू वोट तो है, लेकिन जहाँ पैसों की बात आती है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी हमने देखे, जैसे कुछ ये जो राइट साइड में दिए हुए हैं जो न्यूज़ आर्टिकल्स हमने पढ़े कि किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, शादी के लिए मैट्रिमोनियल्स देते हैं, ये तो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं। चलो ऊपर वह जो बात थी वो तो फिर भी डोमेस्टिक वर्कर थी, मजदूर थी, मान लेते हैं कि वो अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद वो लोग एडवर्टाइजमेंट में ये देते हैं कि भाई इस कास्ट का होना चाहिए, उस कास्ट का होना चाहिए। तो वो जो उनका जो ये कास्टिज्म जो सिस्टम है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन जो पढ़े लिखे लोग लेके आ रहे हैं, जो वो लोग जो सोचते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी इक्वलिटी है वो थोड़ी सी हार्मफुल हुई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी है, इतना हमारा जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो लिखा है। वो खुद दलित थे, लेकिन उनके साथ में कैसा बिहेव किया जाता था स्कूल के अंदर हमने देखा कि उनको साफ़ सफाई की जाती थी। उनके जो नोवेल है झूठन से हमें पता चलता है, उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उससे पता चलता है कि उनके साथ में कैसा व्यवहार किया जाता था। और उनको प्लेग्राउंड साफ़ करना पड़ता था, अकेलों को पानी नहीं पीने दिया जाता था उनको। फिर उनके फादर आए और उनको सब टीचर्स को बोला कि यहीं पढ़ेगा, उनको सुना के गए। फिर उसके बाद में हम लोग ने आगे और जाना इक्वलिटी के बारे में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। और मिस्टर एंड मिसेज अंसारी वाली स्टोरी तुम लोग को याद होगी, वो मकान किराए पर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी मकान किराए पर नहीं देता है क्योंकि वो अंसारी कास्ट के थे और वो नॉनवेज खाते थे, तो उनको किसी ने भी नहीं दिया। जबकि लोग सभी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनका वो सब छोटी कास्ट से थे, इसी वजह से उनको अपार्टमेंट्स नहीं मिला और 1 महीने बेचारे इधर उधर भटकते रहे। लेकिन फिर भी उनकी सेल्फ डिग्निटी देखो कि उनको नाम चेंज करने के लिए बोला गया तो उन्होंने नाम भी चेंज नहीं किया। ठीक है, और ये जो सेल्फ डिग्निटी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, फिर हमने वो जानी कि वो कैसे कैसे उनको बुरा लगता है। तो आप लोग ये तो चीज़ तो अच्छे से समझ सकते हो कि आप इन दो ऊपर वाले जो दो तीन सिचुएशंस हैं वहाँ पे आप खुद को रख के देख लो कि आप लोग के साथ में अगर ऐसा होता या फिर अभी हो तो आप लोग को कैसा लगेगा। ठीक है, फिर इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी हमने देखा कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी, हम जो बोलते रहते हैं कि हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम उसके अंदर इक्वलिटी कैसे बचाते हैं। तो वो हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हमें इतने राइट्स देता है, इतने फंडामेंटल राइट्स देता है कि हमारी जो इक्वलिटी है वो हार्म ना हो। हम कैसे अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फ़ायदा इससे उठा सकते हैं कि हमारे कोई हार्मफुल रहे, हमें कोई डोमिनेट करे, तो हम अपने ना एक्शन ले सकते हैं। ऐसे चुपचाप अन्याय सहन नहीं कर सकते, जैसे पहला करते थे ना वैसे अब नहीं होता है। और कोई भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, कोई किसी भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर जा सकता है। और उसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। मिड डे मील का हमने देखा था, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। बच्चे काम करने के बजाय पढ़ने के लिए जाने लग गए। छोटे छोटे बच्चे पहले काम करते थे बेचारे, अब वो पढ़ने लग गए। खाना उनको वहीं स्कूल में प्रोवाइड
हो जाता है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स ही गवर्नमेंट चलाती है। इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, अब फिर हमने देखा कि है ना जो दूसरे कंट्रीज़ के इक्वलिटी कैसी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की देखी थी कि उनको भी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। बाद में फ्रांस, जापान, इनका भी देखा था, और अलग अलग कंट्रीज़ की डेमोक्रेसीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी आई थी वो सब देखे थे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्सरप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रोथ ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अनुच्छेद बोलते हैं इनको, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव है उसका रोक रुकाव है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो कहीं भी उसने जन्म लिया हो, किसी का भी हो, लेकिन आप उसके साथ में अनइक्वल बिहेव नहीं कर सकते। फर्स्ट है इसके अंदर, द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, ये वही बात लिखी हुई है कि है ना आप ऐसे सिटीज़न को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मेल हो चाहे फीमेल, लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं भी उसने जन्म लिया हो, चाहे उसने गांव में लिया हो चाहे शहर में लिया हो, चाहे छोटी कास्ट में लिया हो, कोई से भी धर्म में लिया हो, आप उसके साथ में अनइक्वली बिहेव नहीं कर सकते। वो आपके बराबर है, उसको बराबर वोट देने का अधिकार है, और जितने राइट्स आपको मिले हैं उतने राइट्स उसको भी मिले हैं। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels and place of public entertainment। अब ये जो चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन ये अभी दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 15 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारा भारत का जो संविधान है उसके अंदर ऐसे का ऐसा जो जैसा तुम्हारे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है ना, एज इट इज़ सेम टू सेम दिया हुआ है। और अगर आप ये आंसर अपनी किसी भी नोटबुक में लिखते हो तो आपको ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, आप इसको बना के नहीं लिख सकते, ठीक है। जो ये लॉ की जो कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा वगैरह करते हैं, LLB वगैरह करते हैं, उनको ये पूरे एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड है 15 का 2 है, वो क्या बताता है कि है ना ये जो पब्लिक प्लेसेस है इसके अंदर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अभी 2 का भी देखो क्या है, द यूज़ ऑफ वेल्स, जैसे कुएँ हैं, टैंक है, बाथिंग घाट्स है, रोड्स है, प्लेसेस ऑफ पब्लिक है, रिसोर्ट है, मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। और अगर पब्लिक के यूज़ करने के लिए ये सब बने हुए हैं तो उसको कोई भी पब्लिक में से कोई भी खड़ा होकर उससे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 15 के अंदर आती हैं। फिर है चैलेंजेस, हमने पढ़े डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, अभी कोई भी कंट्री है वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश, हमेशा ऐसा होता रहता है कि भाई जो कुछ एक अपवाद जन्म ले लेते हैं, जैसे कि मतलब अभी हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि है ना इतने सारी इक्वलिटी, इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसके बावजूद जातियों को छोटा समझा जाता है, जातियों में बड़ा समझा जाता है कि हमारी तो बड़ी है और हमारी छोटी है, होना जाना उनसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ समझते रहते हैं, अगले को डोमिनेट करते रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। In this week, you will read about how this issue of equality affect various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons living able to maintain their dignity is upheld. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है, कि आपके एक्सरसाइज के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और ये नीचे ग्लोसरी दी हुई है, बहुत ही बढ़िया ग्लोसरी दी हुई है, चारों के चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से याद ये कर लेने चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को मैं आंसर प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन ए डेमोक्रेसी वाई इज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या है आपको कि पहले देखो कभी भी बेटा, अभी तुम लोग 7th क्लास में आ गए हो, पहली बात तो तुम लोग ये जान लो अच्छे से कि आप लोगों को रट्टा मारने की जो आपकी हैबिट है वो आपको छोड़ देनी है। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि आप जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपकी,
आपके आंसर्स की जो साइज़ है वो बढ़ती रहेगी। आप कितना रट्टा मारोगे, आप रट्टा मारोगे आप नहीं याद कर पाओगे इतना। इसलिए आपको समझना है। आप द मोर सेंटेंस यू विल फ्रेम, मोर इंग्लिश यू विल रीड और लिसन, देन मोर स्ट्रॉन्गर आंसर यू कैन राइट। आप जितना इंग्लिश को सुनोगे और उसको पढ़ोगे उतना ही आप ज़्यादा इंग्लिश लिख पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। और सेंटेंस बनाने की स्लोली प्रैक्टिस किया करो। अभी तो आपके पास लॉकडाउन में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप लोग नोटबुक लिया करो, रोज़ाना कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिखा करो। चाहे कुछ भी लिखो, पहले गलत लिखोगे, बाद में उसको सही लिखने। आपके आस पड़ोस में कोई होगा जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो, तो आप उसको लिख के उसको दिखा सकते हो कि देखो इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी पड़ेगी। आप करोगे तभी होगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं आंसर याद कर लूँगा, कितने याद कर लोगे? अभी क्वेश्चंस आप 7th में, आप 8th में आओगे, 9th में आओगे, तो आपके क्वेश्चंस इतने हाफ एक पेज के आंसर्स होंगे, 2 पेज के आंसर्स होंगे। आप कैसे कितना याद कर लोगे? आपको आदत अभी से डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो और आप अपनी वोकैबुलरी वो भी स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कोई मीनिंग अगर मैं बताता हूँ उसका मतलब ये होता है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लो कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट। आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये वर्ड मीनिंग लिख लूँ क्या। अरे अगर आपको वर्ड मीनिंग पहली बार वो आपके दिमाग में आपको सुनाई दी गई है, आपको समझ में फर्स्ट टाइम आया है कि हाँ भाई इसकी मीनिंग ये होती है, तो आप उसको लिख लो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। जैसे किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि मेल का मतलब आदमी होता है, पुरुष होता है, तो लिख लो ना मेल, उसमें कुछ शर्म आने वाली बात नहीं है। सबको फर्स्ट टाइम में सभी के लिए कोई ना कोई वर्ड फर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, इसलिए आपकी नोटबुक के अंदर आप ऐसे वर्ड मीनिंग लिखोगे तो कोई मना नहीं करने वाला है कि आपने ये सब क्यों लिखा है। आपको लिखने की हैबिट बनानी होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर वाई इज ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट। हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या पूछा है कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसका आंसर देखो क्या है। इन ए डेमोक्रेसी ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज इम्पोर्टेंट। ए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज इम्पोर्टेंट एज इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो कौन से आइडिया पे बेस है, वो इक्वलिटी के आइडिया पे बेस है। इट स्टेट्स दैट, अब ये बोलता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, प्रत्येक एडल्ट जो कंट्री में है, एडल्ट का मतलब मैंने आप लोग को बताया है जो 18 या 18 साल से ऊपर है वो एडल्ट है। अब मान लो बहुत लोगों में से तुम में से पहली बार ये वर्ड सामने आया तो लिख लो ना ADULT, एडल्ट 18 या 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, ये एज ग्रुप होता है। ठीक है, इन ए कंट्री, देश के अंदर जितने भी एडल्ट हैं irrespective of their wealth, ठीक है, एंड कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग्स टू, irrespective यानी कि उनकी इनकम कितनी है, वेल्थ यानी कि उनकी पैसे कितने आ रहे हैं, उनके पास इनकम की सैलरी कितनी है, उनकी जितनी भी पूंजी है ना उसको बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, उसको छोड़ के वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, वो तो भूल जाओ। एंड द कम्युनिटीज़ ही बिलोंग्स टू, वो कौन सी कम्युनिटी से आता है वो भी हम लोग नहीं मानेंगे। हैज़ 1 वोट, एक वोट है। ठीक है, मतलब कि सभी को बराबर वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कितनी भी वेल्थ है उसके पास में, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, अपर कास्ट का हो चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, लेकिन वोट देगा तो वो एक ही वोट दे सकता है। ये जो एक वोट देने का है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब कि एडल्ट के लिए एक ही वोट अलाउड है। ठीक है, तो यह आपके पहले क्वेश्चंस का आंसर हो गया। अभी देखो, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। अभी मैंने अभी आपको एक बॉक्स पढ़ाया था, आपको वो दोबारा पढ़ना है। एंड स्टेट 2 वेज, और आपको 2 रास्ते बताने हैं। एंड स्टेट 2 वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेस इनइक्वलिटी। ठीक है, और आपको 2 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जिसके अंदर ये आर्टिकल इनइक्वलिटी को मेंशन करता है। ठीक है, सॉल्यूशन।
आंसर क्या है देखो, आर्टिकल 15 एड्रेस इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। अब देखो क्या एड्रेस करता है, इनइक्वलिटी को कैसे मेजर करता है वो, कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, ठीक है, इनके नाम के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वलिटी को ऐसे मेजर करता है ये आर्टिकल। इट ऑल्सो एड्रेस दैट द फैक्ट दैट द यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस है सच एज वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स अंडर फुल और पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज मेंशन्ड अबव। ठीक है, मतलब कि इन सभी पब्लिक प्लेसेस के अंदर कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे उसका बर्थ ऑफ प्लेस चाहे कोई सा भी हो, वो इनको यूज़ कर सकता है क्योंकि वो इन्हीं लोगों के लिए बनाया हुआ है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो जो आर्टिकल 15 है ये दो तरीक़ों से इनइक्वलिटी को मेज़र करता है। एक तो मेज़र करता है वो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के इनके बेस पे, ठीक है, कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करोगे, इससे इनइक्वलिटी होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो पब्लिक प्लेसेस है उसके अंदर किसी को भी आप रोकोगे नहीं, चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, कोई से भी धर्म का हो, वो सभी के यूज़ करने के लिए, और ऑल आर इक्वल। तो ये दूसरी बार इन आर्टिकल 15 ने दूसरी टाइप से इनइक्वलिटी को दबाया है, मतलब कि इनइक्वलिटी ख़त्म करने की कोशिश की है। हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 3। एकदम सिंपल आंसर है, लेकिन आपको ये रट्टा नहीं मारने हैं, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये समझना है, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 15 क्वेश्चन नंबर 2 वापस मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। दोबारा बता रहा हूँ कि पहला तो है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें पूछा यह गया है कि इनइक्वलिटी है वो आर्टिकल 15 इनइक्वलिटी को कैसे एड्रेस करती है, यानी कि उसको कैसे डोमिनेट करती है, इनइक्वलिटी को, इक्वलिटी को नहीं, इनइक्वलिटी को। इक्वलिटी को तो ऊपर लेके आ रहे हैं हम, सबको बराबर करना चाह रहे हैं, तो इनइक्वलिटी को हम कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, वो आर्टिकल 15 कैसे कर रहा है। तो आर्टिकल 15 कैसे कर रहा है, आर्टिकल 15 में दो ही तो चीज़ें बताई हुई है। एक तो ये बताया हुआ है कि आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। और उसके बाद में दूसरा है कि किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जैसे वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स अंडर फुल और पार्शियल गवर्नमेंट फंडिंग आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये इक्वलिटी आएगी और ये इनइक्वलिटी जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज। अभी मैंने आप लोग को दोनों कहानियाँ सुनाई हुई है अच्छे से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस, जो वाल्मीकि थे उनका एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी, अंसारी का एक्सपीरियंस और वाल्मीकि का एक्सपीरियंस है वो सिमिलर कैसे है, यह आपको सोच के लिखना है, ठीक है। या आपको ये अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन आपको बना के खुद से लिखना है कि कैसे उनका सिमिलर कैसे हुआ ये, ठीक है। तो आंसर क्या देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ हिज कास्ट। वाल्मीकि के साथ में किस तरह से भेदभाव किया गया था, कास्ट के बेसिस। वो छोटी कास्ट से थे, इसीलिए उनसे साफ़ सफाई करवाई गई थी ना, प्लेग्राउंड साफ़ करवाया गया था, स्कूल साफ़ करवाई गई थी, तो वो छोटी कास्ट से थे इसलिए करवाया गया था। तो उनको कास्ट के कारण उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड याद रखना, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, भेदभाव, ठीक है। वाइल द अंसारी वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर रिलीजन, और जो अंसारी थे वो उनके धर्म की वजह से, वो कास्ट की वजह से, ये धर्म की वजह से उनको किया गया था। द कोर सिमिलरिटी इज दैट दे बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर बर्थ। और सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि उन्होंने जहाँ जन्म लिया, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर ही दोनों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसने अंसारी रिलीजन के अंदर ले लिया, यानी कि मुस्लिम रिलीजन के अंदर जन्म ले लिया, और उन्होंने छोटी कास्ट के अंदर जन्म ले लिया, दलित में जन्म ले लिया। तो
तो जो दोनों का बर्थ है, जो जन्म, जिनमें उनकी गलती है ही नहीं, भाई उनका तो जन्म हुआ है तो उनकी गलती थोड़ी है, वो अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं, ठीक है, तो उनकी गलती तो है नहीं, है किसी की गलती नहीं है, जन्म तो जन्म होता है। तो जन्म की वजह से उनका बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि उनका जो बर्थ है उसकी वजह से उनको दोनों को डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में किया गया। तो ये उनकी जो कोर सिमिलरिटी है, ये है दोनों की स्टोरी के अंदर। द कोर सिमिलरिटी इज दैट दे बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म की वजह से, विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 15, जो कि आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि उसका बचाव किया गया है। मतलब कि आर्टिकल 15 के अंदर साफ साफ बोला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसके बावजूद इनके साथ में ऐसा हुआ, क्योंकि पहले ऐसा होता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट अलाउड टू सिट विद हिज फेलो क्लासमेट्स। अब देखो दूसरा क्या है, एक तो हो गया उनकी बर्थ की वजह से, ठीक है, फिर देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट अलाउड टू सिट विद हिज फेलो क्लासमेट्स। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनको उनके क्लासमेट के साथ में, फेलो क्लासमेट्स, उनके साथ बैठने वाले, उनके क्लास वाले जो स्टूडेंट है ना, उनके साथ में बैठने को अलाउ नहीं दिया गया, उनको बैठने भी नहीं दिया जाता था उनके साथ में, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बर्थ एज ए दलित। क्यों नहीं बैठने जाता था? क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था दलित, एंड वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड इट्स एनवरंस, मतलब और स्कूल को सफाई भी उन्हीं को करनी पड़ती थी क्योंकि उन्होंने दलित में जन्म लिया था। द अंसारीज वर डिनाइड टू फ्लैट टू रेंट एज देयर रिलीजन, और जो अंसारीज थे उनको उनके रिलीजन के कारण किराए पे मकान नहीं मिला। डिफर टू दोज ऑफ अदर्स हु वर मेजोरिटी द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा मेजोरिटी के लोग रहते थे उन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि ये लोग आके हमारे साथ में रहे, तो उनको भी बर्थ की वजह से रेंट पे नहीं दिया गया। तो जो हमारा जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ये वो सिमिलरिटी है, चाहे वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, चाहे अंसारी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों को डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो वो बर्थ की वजह से हुआ। दोनों ने, एक ने तो गलत, एक ने तो कास्ट में जन्म ले लिया, दलित कास्ट में जन्म ले लिया, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, और एक ने अंसारीज थे, मुस्लिम फैमिलीज से थे, इसलिए उन्होंने, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई कि भाई उनके बर्थ की वजह से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। अब देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सनल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब बताओ कि इसका क्या मतलब है। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, एक टर्म है, ऑल पर्सनल आर इक्वल बिफोर द लॉ, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। और आप लोग को क्यों, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कि डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑल पर्सनस आर इक्वल बिफोर द लॉ, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कानून के सामने सब बराबर है, ऑल पर्सनल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। आंसर, द स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरी सिटीजन, स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरी सिटीजन, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब हम पहले जानेंगे कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट एवरी सिटीजन, प्रत्येक सिटीजन, आपको सिटीजन का मतलब पता है ना, नागरिक, पूरे भारत में जो हम जितने भी हम सब नागरिक हैं, बी इट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से लेकर टू ए डेली लेबरर, जो रोजाना मजदूर होता है ना, वहाँ तक, प्राइम मिनिस्टर से लेकर मजदूर तक, इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, कानून के सामने बराबर है, कानून की आंखों के सामने बराबर है। शायद आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग ने मूवीज़ देखी होगी, कोर्ट देखा होगा, कोर्ट भाई जहाँ पे केसेस लड़े जाते हैं, कोर्ट देखा होगा, वहाँ पे देखो वो एक लेडी खड़ी रहती है तराजू लेके, और है ना उसके आँखों पे पट्टी बंधी होती है। हम बोलते हैं ना, डायलॉग बोलते रहते हैं कि है ना कानून अंधा होता है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो क्या वो क्यों होती है, वो पट्टी क्यों बांधी होती है? क्योंकि वो किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखती है कि ये अमीर है, ये गरीब है, इस रीजन से है, ये इस कास्ट से है, ऐसा नहीं देखती है। वो सबको बराबर मानती है, चाहे वो उसके सामने प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो भी वो नहीं पहचानेगी, वो सिर्फ सुनेगी।
या फिर उसके सामने कोई लेबर आ जाए तो भी वो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, ऐसा कोई भी उसने क्रिमिनल काम किया है, क्राइम का काम किया है, तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितनी लेबर को मिलती है। ठीक है। नो वन कैन बी और विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म के अकॉर्डिंग, सच एज रिलीजन, जेंडर, कास्ट एट्सेट्रा। ये जो 3 लाइनें हैं स्टार्टिंग की, ये मतलब होता है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ का। ठीक है। अभी फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, ये तो आंसर हो गया। इसका मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये समझते हैं कि चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक डेली मजदूर हो, डेली लेबर हो, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, सभी बराबर हैं कानून के सामने। ठीक है। ये मतलब होता है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ का। ठीक है। एंड नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, सच एज रिलीजन, जेंडर, कास्ट एट्सेट्रा। ये मतलब हो गया इस लाइन का। अभी सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है। देखो, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, as it gives equal and if not important recognition to all. It would never have existed in the first place if there were inequalities on the basis of race, religion, gender etc. सीधा सिंपल सा कारण है, अगर ये नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? तो होना क्या है? तो जो जज होता है वो जिस कास्ट का रहेगा, जिस रिलीजन का वो रहेगा, वो अपने रिलीजन के लोगों को तो वो फांसी कभी नहीं देगा, सज़ा देगा ही नहीं। वो जो दूसरे रिलीजन का रहेगा, छोटी जाति का रहेगा, कास्ट का रहेगा, माइनॉरिटीज़ का रहेगा, वो उनको बोल देगा कि भाई तुम्हारी गलती है ये, तो वो फिर डोमिनेशन हो जाएगा। तो इसमें इतने भारी भारी शब्दों में यही लिखा हुआ है, द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एज इट गिव्स इक्वल, ये इक्वल राइट देता है, एंड इफ़ नॉट इम्पोर्टेंट रिकॉग्निशन टू ऑल, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इम्पोर्टेंट सबके लिए बराबर नहीं रहेगा। इट वुड नेवर हैव एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस इफ़ देयर वर इनइक्वलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड जेंडर एट्सेट्रा, कि अगर डेमोक्रेसी में अगर ये चीज़ नहीं होती, डेमोक्रेसी के अंदर ये इक्वल बिफोर द लॉ जो है, वो ऑल पर्सन इक्वल, ये जो लाइन नहीं रहती, अगर डेमोक्रेसी में रहती ही नहीं तो क्या होता? तो होना क्या था, ये जो अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट मानी जाती है कि सबसे ऊंची गवर्नमेंट यही होती है, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती है, यही होती है जो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस पर रहती ही नहीं, ये डेमोक्रेटिक कहलाती ही नहीं। फिर तो वही हो जाता सिस्टम की, जो ज़्यादा है, जो मेजोरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटीज़ को दबा के रख रहे हैं और काम चल रहा है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि अगर ये नहीं होता तो डिस्क्रिमिनेशन इतना फैल जाता, रिलीजन, जेंडर, सब चीज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन होता और काम ख़राब हो जाता फिर। ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसएबिलिटीज़ एक्ट इन 1995। ठीक है। कि जो भारतीय सरकार है उन्होंने डिसेबिलिटी एक्ट निकाला 1995 में। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये नियम क्या कहता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट्स। जो भी लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ में हैं, यानी कि डिसेबिलिटी मतलब किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के लकवा मारा हुआ है, किसी के पोलियो है, ऐसे कोई भी डिसेबिलिटी वाले हैव इक्वल राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन। मतलब कि गवर्नमेंट उनको बराबर का तो अधिकार मिलना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। और गवर्नमेंट उनको फुल पार्टिसिपेशन देगी, मतलब कि उनका पूरा सहयोग करेगी, उनको कोई भी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड करवाएगी, उनको रोज़गार के अंदर उनको आरक्षण मिलता है, उनको उनके साथ में ऐसा अलग बिहेव नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारे ये चीज़ नहीं है, तुम काम नहीं कर सकते, तुम घर बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं है। ये किसके अंदर आया? ये डिसेबिलिटी एक्ट
इन 1995 के अंदर पास हुआ था, उसके अंदर ये आया। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। अभी गवर्नमेंट को एजुकेशन उन लोगों को फ्री प्रोवाइड करा देती है। एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स। अभी जो गवर्नमेंट स्कूल होती है ना, वो फ्री एजुकेशन करवाती है। और जो ये ऐसे डिसेबिलिटी वाले होते हैं ना, उनके लिए भी अलग स्कूल्स होती हैं, उनके साथ में ना गलत बिहेव नहीं किया जाता है, उनको फ्री में पढ़ाई करवाई दी जाती है। अभी और नियम ये क्या और क्या कहता है, दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स एटसेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स। मतलब कि जितने भी ये हैं बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे इनके अंदर जाने के लिए और आने के लिए रैम्प्स होने चाहिए। रैम्प्स मतलब कि जैसे किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, ठीक है, किसी के कोई चल नहीं सकता, कोई मतलब लंगड़ा के चलता है, तो वो बेचारे सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? 3-3 मंजिला की बिल्डिंग होगी तो चढ़ेंगे कैसे वो? तो क्या करेंगे? उनके लिए रैम्प्स बनवाए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, लुक एट द फोटोग्राफ। अभी आप लोग को नीचे दी गई तस्वीर देखनी है। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय। और उस लड़के के बारे में सोचो। हु इज़ बीइंग कैरिड विद द स्टेयर। उसको स्टेयर के द्वारा उठाया जा रहा है। डू यू थिंक दैट द लॉ स्टेटेड अबव इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस रिगार्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप लोग को लगता है जो ऊपर वाला हमने जो नियम पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था? ये डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995, ये इसके अंदर लग रहा है, ये सही है क्या? जैसा ये उठा के लेके जा रहे हैं, इसको लग रहा है क्या? व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग एक्सेसिबल। और इस बिल्डिंग के अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए? तो सीधा सा हिसाब है, रैंप आने चाहिए। अब इसका आंसर क्या है? इट इज़ एविडेंट दैट द बॉय इन द फोटोग्राफ इज डिसेबल्ड। ठीक है, इट इज़ एविडेंट दैट बॉय इन द फोटोग्राफ इज़ डिसेबल्ड, कि जो फोटोग्राफ के अंदर जो लड़का है वो डिसेबल है, तो हम सबको दिख रहा है। एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट 1995, डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग, है ना, द बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल टू हिम। बिल्डिंग के अंदर वो जा सकता है। बट द लॉ हेयर इज़ नॉट बीइंग एनफोर्स्ड हियर। लेकिन नियम यहाँ पे इनको एनफोर्स नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इट कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर हिम टू बी कैरिड डाउन बाय सिक्योरिटी पर्सनल डाउन द स्टेयर्स लाइक दैट। लेकिन वो लेके तो आ रहे हैं उठा के, वो तो अच्छी बात है इनकी, उठा के लेके आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं, उठा के लेके आ रहे हैं। ये उसके लिए कितना डेंजरस हो सकता है पता है? कोई भी एक इनमें से 3-4 ने पकड़ रखा है, 1-2 स्लिप हो गए सीढ़ियों में, वो तो गिरेगा गिरेगा। इसको कितनी ऊपर से नीचे गिराएंगे वो। ठीक है, इन एडिशन इज डिग्निटी इज बीइंग हर्ट एज ही इज़ मेड टू फील इन्फीरियर हेयर। लेकिन अब उसके फीलिंग सोचो, ये लड़के को उठा के लेके आ रहे हैं 4 लोग 5 लोग, तो उसके मन में कैसा होता होगा कि है ना, देख मुझे ना मुझसे नीचे जाया नहीं जाता, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब उसकी कमज़ोरी है ना, हम उसको फील करवा रहे हैं कि भाई तेरे में ये कमज़ोरी है, इसलिए तेरे लिए ये करना पड़ रहा है हमें। अगर रैंप होता तो वो अपने टायर मस्त गुड़ा उड़ा के खुद ही आ जाता नीचे। दिस शुड बी रेफर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिए, और वहाँ पे वो बिल्डिंग है वो इतनी एक्सेसिबल होनी चाहिए कि ऐसे लोग आराम से जो डिसेबल हैं वो आ सकें। ठीक है, ये जो तुम्हारी एक्सरसाइज है ये हो गई कंप्लीट आज। अब मैं तुम्हें कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोग को आपकी लाइफ में कभी भी, आपकी क्लास हो या आपके चारों तरफ हो, है ना, कभी भी ऐसा कोई डिसेबल स्टूडेंट दिखता है, आपका कोई दोस्त हो जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चलने में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को उसका ना तो मजाक उड़ाना है, ठीक है, और ना ही आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए कि तुझसे ये नहीं हो रहा, चल मैं कर देता हूँ, मेरी ये हेल्प, तेरी ये हेल्प मैं कर देता हूँ। आप उसकी हेल्प करोगे, वो बहुत ही उसको अच्छा फील होगा, और उसके साथ में हमेशा खड़े रहना है आपको। ऐसा नहीं है कि उसको आप खिला ही नहीं रहे हो अपने साथ में, उसको अलग ही बैठा रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गुड मैनर्स होते हैं जो आप लोग के अंदर होने बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग को अगर इस इक्वलिटी चैप्टर में से कुछ समझ में नहीं आया, जो कि सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा है, इक्वलिटी का मतलब जान गए तो पूरा चैप्टर जान गए मान लो। ठीक है, सबको बराबर मानना, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बर्थ से पैदा हुआ हो, चाहे
कहीं का भी हो, कैसा भी इंसान हो, सबको बराबर का हक है ना। एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू लिव, इक्वल राइट टू वियर, इक्वल राइट टू रेस। सब कुछ बराबर है, जितना आपको हक है उतना ही सभी को हक है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस अभी आराम से कर लेना। आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग के अंदर लिख लेना। एंड बी केयरफुल विद योर हैंडराइटिंग। और आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ रिटन हैबिचुअल। अभी आपको ये हैबिट में डाल लेना होगा कि भाई हमको रोज़ एक पेज तो कम से कम लिखना ही है खुद से। क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो रट्टा मारते हैं। अब रट्टा मारते हैं तो वो काम का नहीं है ना। आप रट्टा रट्टा मार मार के कितने दिन चल जाओगे। अब 7th में तो चलो ठीक है, 8th है, 9th है, 10th है, फिर रट्टा कैसे मारोगे। इतने बड़े बड़े आंसर रट्टा थोड़ी मारोगे। तो आपको समझने की हैबिट करनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एंड यू आर ऑल आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश वोकैबुलरी। सो ऑल द बेस्ट। क्योंकि एक नाइट का खेल नहीं होता है, धीरे धीरे सब सीखते हैं। और बचपन से कोई सीख के आया नहीं है, इसलिए सब कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।